हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप सबका डिमांड है कि सर हमको पवन, राधा और राजन प्रकाशन, उसके साथ साथ वीपीएम प्रकाशन। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका डिमांड है कि पवन, उसके बाद आपका डिमांड है राजन प्रकाशन का वीपीएम। ठीक है दोस्तों, वीपीएम और इसके साथ साथ आपका राधा प्रकाशन का। इन चारों बुक आप लोग पढ़ना चाहते हो। दोस्तों हर बुक तो आप लोग नहीं ले सकते हो। आप सबकी डिमांड है कि सर चारों बुक को हम सबको रिवीजन करवाइए, यानी उसके अतिलघुत्तीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न हम सबको पढ़ाइए, बताइए और समझाइए। दोस्तों यहाँ पर मैं लगातार चारों प्रकाशन के जो क्वेश्चंस हैं वह हम यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से करवा रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पवन प्रकाशन की बुक से अति लघुत्तीय प्रश्न। ओके दोस्तों, हम लोग यहाँ देखेंगे पहले अति लघुत्तीय प्रश्न, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपके साइंस के पेपर में आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। और तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 250 प्लस क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छे से व्याख्या करते हुए आगे आपको हम बताएंगे। अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो हम चलते हैं अब यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे। प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे, यहाँ पे आपको बताना है। आपके हो जाएंगे सुश्रुत महोदय जी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे। वर्ग समीकरण के गणितज्ञ के बारे में यहाँ से पूछा गया है। तो आपके हो जाएंगे श्रीधराचार्य। ओके दोस्तों, आपके हो जाएंगे श्रीधराचार्य महोदय। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किस प्रकार है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध घनिष्ठ है। कैसा है? घनिष्ठ है। प्रौद्योगिकी क्या होता है? आपके एग्जाम में आएगा, पूछेगा आपसे कि प्रौद्योगिकी क्या होता है। आपको लिखना है कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी। ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी। तो आपके हो जाएंगे थॉमस एडिसन। ओके दोस्तों, थॉमस एडिसन जी आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, आपको इस क्वेश्चन को नोट करना चाहिए। आप इसको 3 स्टार में भी लगा सकते हो। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ISRO का अर्थ क्या होता है? अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है। हरित क्रांति, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका फंसता है। हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के संसाधनों द्वारा कृषि उपज में आसातीय वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पे आपका हूबहू लिखा गया है, आप इसको ना लिखकर आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि आधुनिक कृषि उपकरणों, ठीक है, नए नए मशीनों का यूज करना। ओके, तो यानी आपके कृषि से संबंधित जितने भी थॉट आपके दिमाग में आएंगे आप उसको लिख सकते हो, आपका नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दाब। दाब की अवधारणा क्या है? किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगता है उसे दाब कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण
वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायु दाब कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्लवन का सिद्धांत। प्लवन का सिद्धांत पूछा गया आपसे, जब वस्तु का भार वस्तु दाब हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह हर बुक में नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम हर प्रकाशन के बुक को लेने वाले हैं। वायु दाब का मात्रक क्या है? वायु दाब का मात्रक पूछा गया है तो न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर क्या होगा? न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वायु दाब की माप के लिए दो प्रकार की वायु दाब मापियों का नाम बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा पारा और एक आपका दोस्तों हो जाएगा निर्दव दाब मापी। ओके दोस्तों, पारा और दाब मापी आप ऐसा भी लिख सकते हो। कुक्कुट पालन क्या होता है? दोस्तों कुक्कुट पालन क्या होता है? मुर्गी पालना ही आपका कुक्कुट पालन के अंतर्गत आएगा। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाएगा। चलिए दोस्तों आइए हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है? एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा नरोरा, कल्पक्कम और टाम्बे में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत में अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ पे स्थापित हैं? जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि यहाँ आपके हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन अभी हाल ही में और आया था कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों क्रांति से भी क्वेश्चंस आपके साइंस में आ जाते हैं। किससे आएंगे? क्रांति से भी क्वेश्चंस आपके साइंस में आ जाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं क्रांति का भी एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ओके दोस्तों, बस केवल आपके क्रांति में 50 से 60 क्वेश्चंस ही होते हैं जिसमें से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, श्वेत क्रांति, ग्रीन क्रांति, ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आगे देखते हैं, क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? तो दोस्तों द्रव, अगर मान लो कोई भी बर्तन है, अगर उसमें हम द्रव भरते हैं तो दोस्तों वह चारों तरफ फैल जाएगा और वह सभी दिशाओं में अपना भार डालेगा। यानी हाँ, समस्थैतिकी या होमियोस्टेसिस किसे कहते हैं? जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी कहते हैं। ओके दोस्तों, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स किसे कहते हैं? यहाँ पादप हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऊर्जा क्या है? ऊर्जा दोस्तों क्या है? विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में द्रव्यमान का विघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों उत्सर्जन क्या होता है? जैसे कि मान लो दोस्तों अगर हमारे बॉडी से पसीना निकलता है वह भी आपका उत्सर्जन के अंतर्गत आएगा। मल मूत्र निकलता है वह भी आपका उत्सर्जन के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि
हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उत्सर्जन अंग की प्रमुख उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। दोस्तों, जहाँ जहाँ से हमारे मल पदार्थ निकलते हैं वे सारे आपके उत्सर्जन अंग में अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आपका जाएगा गुर्दा, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, ये आपके उत्सर्जन के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियाएं पाई जाती हैं। कंकाल पेशियाएं, आरक्षित पेशियाएं, हृदय पेशियाएं। बस केवल 3 प्रकार की पेशियाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? केवल 3 प्रकार की ही पेशियाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग बताइए। दोस्तों, बस केवल 2 अंग होते हैं, कर्ण पर्दा और मध्य पर्दा। ओके दोस्तों, ये आगे बस केवल 2 ही होते हैं। और एक दोस्तों फिलहाल तो कई टाइप के मतलब कई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपकी 2 चीज़ें बहुत ही मुख्य होती हैं। वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग बताइए। अब यहाँ पे आपको वनस्पति के अंतर्गत जो आपके पेड़ पौधे हैं इनके अंतर्गत आपको बाह्य वृद्धि अंग के बारे में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग एक बार जमकर वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन ये यहाँ पे दोस्तों आपको इतना क्वेश्चन ज़रूर नोट करना होगा। मैं आपको बता दोस्तों, इतना क्वेश्चन आपको नोट करना होगा। आपकी एग्जाम में इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि वनस्पतियों में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो आपका हो जाएगा रासायनिक के द्वारा। ओके दोस्तों, रासायनिक के द्वारा वनस्पतियों में संवेदना प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है एक कोशिकीय जीव और दूसरा आपका है बहुकोशिकीय जीव। कौन सा है? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ये आपके 2 हैं। नेक्स्ट आपका है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों का नाम बताइए। अवशेषी अंगों का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 3 नाम दिख रहे हैं अवशेषी अंग। आप इसको नोट करिए और पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके आते हैं। ठीक है, आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ आप बच जाओ। इन सबको आप नोट करिए। और दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा है? समजात अंग। ठीक है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में तो समान होते हैं, उत्पत्ति में समान होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लो पंख हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पंख हो गया। अगर पक्षियों की पंख की बात करें तो दोस्तों समान होते हैं। कुछ पक्षियां ऐसे होती हैं जो कि दोस्तों वो अपने पंख का प्रयोग किसी अन्य कार्य में करती हैं। तो अंग तो समान रहेंगे लेकिन उसकी कार्य जो है वह अलग अलग रहेगा। जैसे दोस्तों मान लो बंदर के 2 पैर 2 हाथ होते हैं, हम सब की भी 2 पैर 2 हाथ हैं। बंदर चारों पैरों का यूज़ चलने के लिए करता है, लेकिन हम लोग बस केवल 2 ही पैरों का यूज़ चलने के लिए करते हैं। ठीक है, बंदर क्या होते हैं जो उनके आगे वाले जो हाथ होते हैं वो उस हाथ से खाते भी हैं और चलते भी हैं। यही चीज़ें आपकी हैं कि अंग समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो। आइए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जब यहाँ पे आपका समजात आएगा तो आपका समरूप भी आएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा, चाहे आप कुछ भी ना नोट करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे। समजात और समरूप इनमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं समरूप अंग के बारे में। और जब यहाँ वे अंग जो उत्पत्ति में तो असमान होते हैं। अब देखिए, जो आपका समजात था वहाँ आपका समान था, लेकिन ये आपका समरूप है
तो ये आपका असमान है, ठीक है। परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं उसे समरूप अंग कहते हैं। वे अंग जो उत्पत्ति में असमान होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं। अंग अलग अलग है लेकिन कार्य एक करते हैं। पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या होती है? युगलीना। क्या होती है? युगलीना होती है। अंग तंत्र क्या होता है? कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तो उसे अंग तंत्र कहते हैं। ओके तो जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए कई चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। तो हमारा पाचन में मुख्य, उसके बाद हमारे जो आहार नाल, उसके बाद हमारी अमाशय या कृतियाँ, ये सब हमारे अंग तंत्र ऐसे हैं जो कि हम लोग खाते हैं, उसे पचाने के कार्य में अपना पूरा योगदान देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अंतः श्वसन तथा उच्चोषण क्या होता है? ऑक्सीजन के अंदर लेने को अंतः श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्च श्वसन कहते हैं। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अंतः श्वसन, यानी हमने सांस को अंदर लिया, ठीक है। अंतः श्वसन यानी मैं सांस को अंदर लिया, और जब हम बाहर निकालते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं उच्च श्वसन, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सूक्ष्म जैविकों का पिता किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकों का पिता किसे कहा जाता है? आप जाएंगे एंटनी वान, ठीक है दोस्तों। एंटनी वान जी आपके हो जाएंगे। 9वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की थी? लुई पाश्चर, ठीक है दोस्तों। लुई पाश्चर जी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वायरस क्या होता है? वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नोट करना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? तो आपके हो जाएंगे रूसी वैज्ञानिक। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जिस वैज्ञानिक ने वायरस की खोज की थी वह वैज्ञानिक किस देश का था? तो आपको लिखना होगा कि वह वैज्ञानिक रूस देश का था, ठीक है। कहाँ का था? रूस देश का आपका था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है खुरपका मुखपका। दोस्तों बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, ठीक है। खुरपका और मुखपका किस प्रकार का रोग है? खुरपका मुखपका किस प्रकार का रोग है? वह आपका जाएगा वायरस जनित रोग है। यह रोग किससे फैलता है? यह रोग आपका फैलता है वायरस से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? किसी भी एक वायरस के कण को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा विरियोन, ठीक है। विरियोन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको नोट करना चाहिए, यही से क्वेश्चन बनते हैं। ओके दोस्तों, हर क्वेश्चंस को आप तो बनाकर लिख ले जाओगे लेकिन इन क्वेश्चंस को आप कभी भी बनाकर नहीं लिख पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वायरस संक्रमण के लिए कौन से 2 प्रोटीन आवश्यक होते हैं? वायरस संक्रमण के लिए कौन से प्रोटीन की आवश्यकता होती है? इसमें आपके हो जाएंगे एल्यूटिनिस और न्यूरामिनिडेन, ठीक है दोस्तों। ये आपकी 2 प्रोटीन्स हो जाएंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, तो आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एल्गुटीन्स, ठीक है, एल्गुटीन्स और न्यूरामिनिडेज। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बैक्टीरियाफेज क्या है? बैक्टीरियाफेज, ओके तो बैक्टीरियाफेज आपका क्या होता है? जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। किसे कहते हैं? जीवाणुओं के परजीवी वायरस के
कण को। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? तो जिन जीवाणुओं में फेज जीमोन्स संयुक्त होता है उसे लाइसोजेनिक कहते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको नोट करना चाहिए। आइए अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। वायरस द्वारा फैलने वाले रोग की रोकथाम कैसे की जाती है? टीका लगाकर और रासायनिक चिकित्सा द्वारा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जीवाणु क्या होता है? जीवाणु एक कोष की सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? जीवाणु एक कोष की सूक्ष्म जीव होता है। खाद्य पदार्थ का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? आपका जाएगा केनिंग, पाश्चीकरण और कम ताप पर संचय द्वारा। ये आपके तीनों हो जाएंगे। जीवाणु भक्षी क्या है? जीवाणु भक्षी क्या है? जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। जीवाणु भक्षी क्या होता है? जो जीवाणु को भक्षता है उसे बोलते हैं जीवाणु भक्षी। यानी जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है, जीवाणु पर आक्रमण करने वाला आपका जीवाणु भक्षी कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राकृतिक संपदा क्या है? प्राकृतिक संपदा क्या होता है? वे सभी पदार्थ जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं हम उन्हें प्राकृतिक संपदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि नवीनीकरणीय संप्रदाय क्या है? नवीकरणीय संप्रदाय क्या है? वे पदार्थ जो मनुष्य अथवा जीवों द्वारा प्रयुक्त तो होते हैं परंतु किसी न किसी रूप में प्राकृतिक से पुनः लौट जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संप्रदाय कहते हैं। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जल। ठीक है दोस्तों, हवा, पानी, मिट्टी ये चीज़ें कभी भी बेकार नहीं होती हैं, ये चीज़ें पुनः बन जाती हैं। अनवीनीकरण संपदा क्या होता है? वे प्राकृतिक पदार्थ जो एक बार उपयोग होने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं उन्हें नवीनीकरण संपदा कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान लो आपका हो गया पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया कपूर, कोयला। हम इन चीज़ों को एक बार उपयोग करेंगे फिर वो समाप्त हो जाएंगे, पुनः वह उस रूप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, पुनः वह उस रूप में नहीं आ पाएगा, उसे बोलते हैं अनवीनीकरण संपदा। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मृदा अपरदन क्या होता है? ठीक है, भूमि की ऊपरी सतह पर मिट्टी के कटाव या पानी के साथ बह जाने को बोलते हैं मृदा अपरदन। अब दोस्तों ये मृदा अपरदन से कौन सी हानियां होती हैं ये भी आपसे पूछ लेगा कि मृदा अपरदन से कौन कौन सी हानियां होती हैं और कौन कौन से लाभ होते हैं। यहाँ अब हम मृदा अपरदन के लाभ और हानि से भी क्वेश्चन से आपकी एग्जाम में बन जाएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, देख लीजिए कि जब मृदा अपरदन होता है दोस्तों, अगर मान लो आपका कोई खेत है, अगर आपके खेत में मिट्टी की कटाव होती है दोस्तों, जो आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वह कहीं ना कहीं कट कर बह जाएगी और आपके फसल अच्छे से नहीं होंगे। अब एक बात यहाँ ये होती है दोस्तों, जब मिट्टी की कटाव होती है तो दोस्तों अलग अलग स्थानों पर मृदा की कुछ उर्वरक शक्तियाँ होती हैं, वे कट के आपके खेत में आ जाती हैं तो वहाँ पर अच्छी फसल हो जाती है। दोस्तों इसके दोनों हैं, इसके लाभ और हानि दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वन्यजीव संरक्षण की विधियाँ क्या हैं? वन्यजीव संरक्षण की विधियाँ क्या है? दोस्तों यहाँ पे आपको दो संरक्षण की विधियाँ दिख रही हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और आप लोग इसको नोट करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है? तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है? यह आपका हो जाएगा अलोह खनिज। अलोह खनिज आपका दोस्तों, यानी इसमें आपका लोहा का कोई भी मात्रा नहीं है। तांबा तथा सीसा में इसमें आपका लोहा का कोई भी मात्रा नहीं है,
इसीलिए इसे कहा गया है अलोह खनिज। ठीक है, जिसमें लोहा ना हो वह आपका अलोह खनिज के अंतर्गत आ जाएगा। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है? दोस्तों यह आपका एक नवीनीकरण संपदा है, यह कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, खनिज पदार्थ के अंतर्गत आने वाली कोई 4 तत्व बताइए। कोयला, संगमरमर, हीरा और प्राकृतिक गैस है। क्या होता है? कोयला, संगमरमर, हीरा और प्राकृतिक गैस, ये आपके खनिज के 4 प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कार्बन शब्द की प्रतीक क्या है? कार्बन शब्द की प्रतीक क्या है? तो कार्बन शब्द की प्रतीक आपकी हो जाएगी सी। दोस्तों क्या होगा? सी फॉर कार्बन। ठीक है दोस्तों, कार्बन को हम लोग सी से ही व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कोयला से प्राप्त ईंधनों के प्रकार बताइए। कोयला से प्राप्त ईंधनों के प्रकार आपको बताना है। कोल तार, दोस्तों कोल तार, कोल, ठीक है, कोल तार, कोल और कोल गैस, कोल तार, कोक और कोल गैस है। क्या होगा आपका? कोल तार, कोक और कोल गैस है। ये बहुत ही इजी है, आप इसको आसानी से याद कर ले जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि द्रव ईंधन के प्रकार क्या हैं? द्रव ईंधन के प्रकार क्या हैं? आपके मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल। ठीक है दोस्तों, मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल ये आपके द्रव ईंधन के रूप में आ जाएंगी। प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। आपके हो जाएंगे यूरिया। क्या होगा? यूरिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? यौगिकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें उपस्थिति तत्वों में एक तत्व कार्बन होता है, उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या आपका 6 है। हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? हीरा आपका एक ठोस प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा आपका एक ठोस प्राकृतिक पदार्थ है। ओके, कार्बन रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिन शाखा में किया जाता है वह कार्बनिक रसायन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है डायबिटीज या मधुमेह रोग क्या होता है? जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तब हमको डायबिटीज और मधुमेह रोग हो जाता है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हमारे बॉडी में रक्त है, किसी भी व्यक्ति, महिला या पुरुष के जो बॉडी में रक्त है, जब उस रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक होती है तब हमारे अंदर डायबिटीज या मधुमेह रोग के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। अगर अधिक डायबिटीज होती है तो आपकी हड्डियां गलने लगती हैं। ठीक है, बहुत सी समस्याएं होती हैं डायबिटीज से। अगर तो मान लो कहीं आपको चोट लग गई तो आपके जो घाव होते हैं जल्दी आपके घाव नहीं भरेंगे, नहीं अच्छे होंगे। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं, उससे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आपका था कोविड। मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण क्या होता है? रोगी का मुंह सुक्त रहना और अधिक प्यास लगना, यह आपका मधुमेह रोग के अंतर्गत आ जाएगा। सामान्य स्थिति में हृदय का धड़कन की गति क्या होती है? सामान्य स्थिति में हृदय प्रति 60 से 80 की गति में धड़कता है। उच्च रक्त शर्करा क्या होता है? यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाता है तो उच्च रक्त शर्करा कहलाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर सामान्य से अधिक कोई चीज़ होता है तो उच्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका मधुमेह हो या फिर आपका रक्त शर्करा हो, दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर हो, आपका शुगर हो, दोस्तों कोई भी चीज़ अगर सामान्य से अधिक हुआ तो आपका उच्च के अंतर्गत आ जाएगा। रक्त शर्करा सामान्य स्तर क्या है? 70 से 100। ओके दोस्तों, दो प्रमुख
रोगों के नाम बताइए। दोस्तों आप 2 प्रमुख रोगों का नाम अपने मन से भी लिख सकते हो या फिर जो बुक में लिखा गया है आप उसको भी लिख सकते हो। दोस्तों अगर आप अपने मन से लिखते हो तभी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में आने वाले हैं। आइए दोस्तों अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रुधिर दाब क्या होता है। जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। हृदय की जांच किस तंत्र द्वारा होती है। हृदय की जांच इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा होती है। रक्त में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग हो जाता है। हमारे रक्त में किस चीज़ की मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग हो जाता है, तो आपका हो जाएगा ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है। पर्यावरण समस्त बाहरी दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्रत्येक जीव प्राणी के विकास को प्रभावित करता है। कोल्ड किसे कहते हैं। पृथ्वी के सिकुड़ने के क्रम को सबसे अंदर वाले ठोस गोल को कोल्ड कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। जल, वायु, सूर्य प्रकाश, वन, मृदा तथा खनिज पदार्थ आपके प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। वास स्थान क्या है। जिस स्थान पर जीव वास करते हैं उसे वास स्थान कहते हैं। 2 जलीय पौधों के नाम लिखिए। दोस्तों आपने 2 जलीय पौधों का नाम आपको पता होगा। आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों ने जल में देखा होगा, तालाबों में आपने भी देखा होगा कि कौन कौन से जलीय पौधे होते हैं। आप उसको भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर लिखे हुए शब्दों को भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, जलकुंभी का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। जलकुंभी आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सॉरी, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती है और रोकती है। पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है। यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन होता है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है। गलफड़ा। दोस्तों गलफड़ा से ही मछलियां सांस लेती हैं। गलफड़ा कैसे होता है, जैसे हम सबका दोस्तों गाल है, ठीक है, जैसे हम सबका गाल है तो ऐसे ही गाल मछलियों का होता है। तो बस उनका जो गाल होता है, गाल की साइड में उनका होता है छेद हुआ और मछलियां अपने गलफड़े से ही सांस लेती हैं। ध्वनि की तीव्रता हम लोग कैसे नापते हैं, डेसिबल से नापते हैं। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर तथा पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस ध्वनि को ध्वनि प्रतिध्वनि कहते हैं। दोस्तों अब कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर मान लो दोस्तों हम कोई भी साउंड या फिर हम कोई भी आवाज़ करते हैं तो हमारी आवाज़ किसी भी दीवार से, किसी भी पहाड़ से जब टकराती है उसके बाद वापस आती है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं प्रतिध्वनि। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ध्वनि तरंग के किस प्रकार का उदाहरण है। इसमें आपका हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऊष्मा की ध्वनि। यमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। इसे ठीक है बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं उसे। यमकेएस पद्धति में इसको बोलते हैं जूल। आइए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल तुल्यांक की मात्रा क्या होती है, ग्राम। जल तुल्यांक की मात्रा क्या होती है, ग्राम होती है। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रस्वरण तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब स्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है। बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस की आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाते हैं। 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं? 1 ग्राम जल का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। अगर दोस्तों मान लो आपको स्पीड धीमी लग रही है तो आप स्पीड को तेज भी करके बाद में देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? वह आपका हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्वच्छ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 सेल्सियस होता है। यह उसको 98.6 फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। अगर हम दोस्तों डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी हमें बुखार होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे तापमान को, हमारे टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के फीवर को फ़ारेनहाइट में चेक करता है। किस में चेक करता है? फ़ारेनहाइट में ही चेक करता है, ना कि वह सेल्सियस में चेक करेगा। वह हम सबको फ़ारेनहाइट में ही चेक करता है। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होगा? केल्विन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है? ऊष्मा की मात्रा पदार्थ की द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, पदार्थ की ताप वृद्धि। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ की दाब गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप। दोस्तों आप इसको देख के बस केवल देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, केवल आप इसको एक बार देखकर समझ लीजिएगा बस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस होती हैं। गलनांक क्या होता है? जब निश्चित ताप पर जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? जब निश्चित ताप किस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, वह दिए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत जल्दी बन जाते हैं। आइए तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा संचरण कहते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा के कुचालक हैं लकड़ी, कांच, कागज, ऊन और वायु। ये आपके ऊष्मा के कुचालक हो जाते हैं। ऊष्मा के सुचालक कौन होते हैं? लोहा, एल्युमिनियम और तांबा। ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम और तांबा आपके ऊष्मा के सुचालक हो जाते हैं। दीप्त वस्तु क्या होता है? दीप्त वस्तु क्या होता है आपको बताना है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु किन्हें कहते हैं? मेज, कुर्सी, बॉक्स, बर्तन आदि वस्तुओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिससे प्रकाश मिलता है उसे दीप्त वस्तुएं, जिससे प्रकाश नहीं मिलता उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बस सिंपल सी बात यही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रायः प्रकाश गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश को कहते हैं, जिसे प्रकाश किरण भी कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं?
आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल आपका हो जाएगा। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तरंगे आपकी कितने प्रकार की होती हैं? 2 होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे आपकी हो जाती हैं। किस तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्घ्य की संबंध है बताइए। किस तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्घ्य की संबंध आपको यहाँ बताना है। दोस्तों आवृत्ति चाल v और तरंग दैर्घ्य आपका दोस्तों ये सब हो जाएगा। चाल बराबर आपका हो जाएगा आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। ओके दोस्तों, आवृत्ति बराबर तरंग दैर्घ्य आपके हो जाएंगे। चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य आपके हो जाएंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होती हैं? इनकी फोकस दूरी कैसे होती है? अब यहाँ पे दोस्तों दर्पण आपके 2 टाइप के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुलता किससे ज्ञात की जाती है? ध्वनि से। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आपका ध्वनि का वेग का भी सूत्र है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार करना, उसे परिकल्पना कहते हैं। किसी कार्य को करने से पहले हम अपने दिलों और दिमाग में पहले सोच लेते हैं, उसे परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ग्रेविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ग्रेविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपके हो जाएंगे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। पाई का मान किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों? पाई का मान किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपके हो जाएंगे आर्यभट्ट। वर्ग समीकरण को हल सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने किया था? आपके हो जाएंगे श्रीधराचार्य। प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? आपके हो जाएंगे शल्यजी। पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले किसने पता लगाया था? जगदीश चंद्र बसु ने। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 भारतीय तथा 2 विदेशी वैज्ञानिक के नाम लिखिए दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। भारतीय वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिक है, इन दोनों में से आपका 101% क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। आप इसको नोट करिए और आप इसको रट के याद करके आप इसको घोल के पी लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा दोस्तों। जो क्वेश्चंस जो आपके वैज्ञानिक यहाँ पर दिए गए हैं, आप इससे हटकर अगर आपको कोई और याद होगा तब भी आप उसे लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप APJ अब्दुल कलाम का भी नाम ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, लेकिन वो भारतीय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक का नाम आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आप अलग से भी लिखोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। प्रौद्योगिकी क्या होता है? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? स्कैनर। क्या होगा? स्कैनर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए। सूक्ष्म जीव को पांच भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ, शैवाल,
कवक और जीवाणु तथा विषाणु, ये आपके पांचों हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कोई 3 संक्रमणीय रोग बताइए। सर्दी, जुखाम, हैजा, चेचक। जब हम छींकते हैं दोस्तों तो अगर मुझे मान लो जुखाम है तो अगर हमारी छींक किसी के पास चली गई उसे भी जुखाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस। क्या दोस्तों, लैक्टोबैसिलस आपका हो जाएगा। किसी 2 प्रतिजैविक औषधि के नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 प्रतिजैविक औषधि दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कम से कम दोस्तों 1 घंटे का क्लास लेने वाले हैं। आप लोग मांगते हो ना कि हमको चाहिए लॉन्ग क्लास लीजिए। आप लोग लॉन्ग क्लास पढ़िए, जितना पढ़ना आप सबको। जस्ट यहाँ पे आपका है कि कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। दोस्तों कार्ब, ठीक है दोस्तों, कार्बो से आपका कार्बन बना है, कार्बो से कार्बन। धावन सोडा था खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों धावन सोडे का नाम का आपको जाएगा सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। क्या होगा, Na2CO3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है खाने के सोडे का नाम आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्या होगा, NaHCO3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। मुख्य रूप से कार्बन अपने विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत सी यौगिकों में पाई जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा दहन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों ऑक्सीजन। अगर मान लो हमको कहीं पर भी आग लगाना है, किसी भी घर में किसी भी स्थान पर हमको आग लगाना है, जब तक वहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तब तक आग नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों अगर कार्बन है तो कार्बन के स्थान पर आग कभी भी लगेगा ही नहीं। अगर मान लो आप आग लगाते हो उसके बाद तो आप उस स्थान को ढकते हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी आप वहाँ पर आपका वायु नहीं पहुँचेगा, आपका आग बुझ जाएगा। कार्बन से ही आग बुझता है और ऑक्सीजन की मात्रा पाते ही आग लग जाता है। कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों की दहन से कौन सी गैस बनती है। इसमें आपका हो जाएगा CO2। क्या होगा, CO2 आपका कार्बन के अंतर्गत आ जाएगा। ज्वलन ताप क्या होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। रक्त दाब मापने की यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। रक्त दाब मापने के यंत्र को दबांतर मापी कहते हैं। रक्तदाब किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रक्तदाब किसे कहते हैं। हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या क्रम में पंपन किए जाते हैं। रक्तदाब नालिकों से बहता है, अतः यह नालिकों के दीवार को दबाव डालता है, इसे ही रक्तदाब कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान में ही हम लोग जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करेंगे, या आप जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान में करोगे। ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापमान के अंदर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा ऊर्ध्वाधपतन पदार्थ किन्हें कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। ऐसे पदार्थों को
ऊर्ध्वतापन पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया कपूर और नौशादर। दोस्तों जब भी हम कपूर को जलाते हैं उसमें से कार्बन आपका निकलेगा ही नहीं, लेकिन दोस्तों वह चीज़ आपका वहाँ से गायब हो जाएगा। ओके दोस्तों, कपूर को हम जलाएंगे, वह आपका जलेगा लेकिन फिर वहाँ से आपका गायब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं। पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस है। पदार्थ के अंतर्गत बस केवल आपके 3 चीज़ें आती हैं हमेशा। जहाँ आपकी पूरे लाइफ में जहाँ पर आपका पदार्थ का नाम लिया जाएगा वहाँ आपका ठोस, द्रव, गैस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न है कि ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं। पदार्थ यानी ठोस, द्रव, गैस गर्म करने से फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। ओके दोस्तों, ये आपकी ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों अब प्रकाश किरण बताइए आपका क्या होगा। प्रकाश जिस मार्ग से चलता है उसे प्रकाश का गमन पथ कहते हैं। प्रायः गमन पथ की कल्पना दोस्तों कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं, इसे प्रकाश की किरण कहते हैं। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है। आपका लगेगा अमावस्या को। डायमंड रिंग किसे कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिशा में चमकती हुई गोल आकृति को डायमंड रिंग कहते हैं। परिवर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं। परिवर्तन के नियम से आप दोस्तों क्या समझते हैं। जब आपात किरण आयतन बिंदुओं पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक तल में होते हैं तथा आयतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ठीक है नहीं आने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं एग्जाम में। 0 सेल्सियस पर वायु में ध्वनि कितनी होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेल्सियस ताप वृद्धि की ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है। 1.6 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे आपका है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कौन सुन सकता है। दोस्तों कुछ जंतु हैं जैसे कुत्ता। ओके दोस्तों, कुत्ते सुन सकते हैं और कोई भी नहीं सुन सकता। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं इसमें आपका सूत्र को भी लिखना है। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा के रूप में 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसका आपको हो जाएगा तो फार्मूला, अतः यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। ठीक है, ये आपके दोनों हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका कुछ न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आ जाता है। मैथ्स की क्लास में हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिराएं क्या होती हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। नालिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक स्थान से दूसरे शिराएं पर ले जाने वाले कार्य कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रतिवर्ती क्रिया का कोई 2 उपकरण लिखिए। जैसे दोस्तों आपका हो गया बंदूक से गोली चलाना। ठीक है दोस्तों, जब हम बंदूक से गोली को दागते हैं तो दोस्तों जब गोली दगता है तो हमें पीछे की ओर झटका मारता है। जैसे दोस्तों आपका हो गया कि नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। ओके दोस्तों, ये जो चीज़ें आपको पीछे ढकेलें वह आपका प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आएगा। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। यह कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। इस पर हम चर्चा कर चुके थे
पहले ही। और यहाँ पे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में पाए जाने वाले कवक क्या कहते हैं? मशरूम। दोस्तों सबसे फेमस आपका क्या है? मशरूम। दोस्तों आप लोगों ने मशरूम खाया भी होगा, आप लोगों ने मशरूम देखा भी होगा। कैथरल्स। ओके दोस्तों, ये आपके दोनों हो जाएंगे। वर्ण विक्षेपण क्या है? लिखिए। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत से श्वेत प्रकाश 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। कितने होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि ये 7 रंग कैसे दिखते हैं, तो आप एक काम करिए, आप एक बाल्टी में सरफ को घोलिए। ठीक है दोस्तों, सरफ को घोलिए। जब सरफ में झाग आ जाए, जब सरफ में भरपूर झाग आ जाए, फिर आप उस बाल्टी को धूप में रखिए, आपको वहाँ पर 7 रंग देखने को मिल जाएंगे घर बैठे ही। ठीक है, 7 रंग से मिलकर बना होता है। प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इनमें रंगों का क्रम निश्चय रहता है। अब यहाँ पर दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल कहते हैं। कोल गैस क्या होता है? दोस्तों कोल गैस आपका क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि ये आपके कोल गैस के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों जितना पूछे आप बस के उतना ही क्वेश्चन में लिख कर आइएगा। रेल 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? दोस्तों गर्मी के मौसम में लोहा फैलता है। ओके दोस्तों, लोहा फैलता है, जब गर्मी होती है लोहा गर्म होता है, पटरी गर्म होती है तो वह हल्का सा फैलता है और ठंडी के मौसम में सिकुड़ जाता है। उस पर मौसम का कोई भी प्रभाव ना पड़े, इसलिए बीच में थोड़ा सा स्पेस कर दिया जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आयाम से क्या अभिप्राय है? कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? इसका मात्रक आपका हो जाएगा मीटर। और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है दोस्तों, कब लगता है, हर चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जब सूर्य एक किनारे पर और पृथ्वी दोस्तों जब पूछ ले आपसे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, तो आपको बताना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। दोस्तों कब कैसे लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है तब आपका सूर्य ग्रहण लग जाता है। वह कब लगता है? वह आपका अमावस्या के दिन लग जाता है। ओके दोस्तों, आपको फिगर के साथ ही लिखना होगा। अगर फिगर पूछेगा तो, अगर नहीं पूछेगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखिएगा, वरना कोई बात नहीं। आइए दोस्तों हम यहाँ देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है प्राकुंचन दाब क्या होता है? सबसे नया क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका आने का पूरा चांस है। प्राकुंचन दाब क्या होता है? हृदय प्राकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय स्खलन के समय कम होता है। इसे रक्तदाब यानी बीपी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बीपी लो हो गया है, हमारा बीपी हाई हो गया है, तो इन्हीं सब कारणों से होता है। ठीक है, बीपी लो हो गया है, इसके 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला आपका हो जाएगा प्राकुंचन दाब। यह रक्तदाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है। स्थिलन दाब, यह रक्तदाब की निचली सीमा होती है। यह हृदय
स्खलन की अवस्था प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मानव कान। ठीक है दोस्तों, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। मानव कान एक निश्चित सीमा के बीच के सीधे आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। यह सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। एक हर्ट्ज में कितना होता है? कंपन प्रति सेकंड होता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह आपका आ जाएगा ऊंट के अंतर्गत। ठीक है, आपका ऊंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी क्वेश्चन यह है कि आदर्श रक्तदाब कितना होता है। आदर्श किसी भी मनुष्य का आदर्श रक्तदाब कितना होता है। यह रक्तदाब मापन यंत्र का नाम क्या है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड करनी है, आपको लिखनी भी है। तो आप सुन लीजिए, रक्तदाब यानी बीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी, यह आपका 120/80 mm Hg होता है। प्रकुंचन दाब, ओके, तो प्रकुंचन दाब 120 Hg तथा थिसियल दाब शीतलन दाब 80 Hg दर्शाता है। रक्तदाब मापने के यंत्र को स्पाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मनुष्य की श्रवण क्षमता की आवृत्ति कितनी होती है। यानी एक व्यक्ति अपने कानों से कितना ऊंचा सुन सकता है, यानी कितना अधिक आवाज़ को सुन सकता है। तो हमने अभी आपको बताया था कि दोस्तों एक व्यक्ति बस केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ देखिए, आवृत्ति का मापन कंपन प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज Hz 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड हो जाता है। अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्या कारण है। ठीक है, तो क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उड़ने लगता है। वायु की हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उड़ता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होने के कारण गुब्बारे ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। दोस्तों देखिए, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए अगर मालूम किसी भी गुब्बारे को मुंह से फुलाकर भरते हैं दोस्तों, या हम किसी पंप से भरते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस भरता है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर हमारे बॉडी में कैसे गैस आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दोस्तों जब ठीक है अपने मुंह से हम गुब्बारे में गैस भरते हैं तो वह आपका दोस्तों, तो उसमें भी आपका जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वह देखिए उसको तो आपका उड़ेगा लेकिन गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपने देखा होगा कि जो कुछ दुकानें पर गुब्बारे से गैस भरी जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होता है, इसीलिए वह आसमान पर उड़ जाता है। तो बस यही कारण है और उसमें आपका कोई भी मेन कारण नहीं है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का उपयोग हम लोग करते हैं। अब यहाँ आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, दोनों को समझ लीजिए। जब हमको निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें दोस्तों हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस है। क्या होगा? ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस है। अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारे पे आपका मोटा होता है, उसे बोलते हैं अवतल लेंस है। और नेक्स्ट आपका है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग दूर दृष्टि की ओर। दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं, ठीक है, लेकिन पास की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की चीज़ें अच्छे से दिखाई देंगी
और जो दूर की होती हैं वह हम सबको अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस है। ये देखिए उत्तल लेंस आपका बीच में मोटा होता है, अवतल आपका किनारे पे मोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही कवर हो चुका है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पे क्या होता है। यहाँ पर आपको 4 से 5 चीज़ें दी गई हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जड़ किसे कहते हैं। जड़ किसे कहते हैं, पौधों में पाए जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेश्चन ये बन रहा है कि जड़ किसे कहते हैं और जड़ कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि जड़ हमारे 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है आपका मूसला जड़ और दूसरा आपका होता है छकड़ा जड़। ठीक है, ये आपकी 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। जड़ का सबसे बड़ा दोस्तों काम यह होता है कि जड़ पौधों में अपनी अच्छी पकड़ बनाए रहती है, जिससे पौधे गिरते नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों जो पानी दोस्तों होता है, पानी को अवशोषित करके भी उसके पत्तियों तक दोस्तों, उसके शाखाओं तक पहुंचाना, वह आपका जड़ के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपका कैंची के भी अंतर्गत सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपका उत्तोलक से भी क्वेश्चन आ जाता है। किससे आएगा, उत्तोलक से भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पूछ लेगा आपसे कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। उसके बाद पिलास। ओके, तो पिलास आपका किस प्रकार का उत्तोलक है। हंसिया, खुरपी, खुरपा, ये सब आपके किस किस प्रकार के उत्तोलक हैं। इसको ये दोस्तों कई प्रकार के अलग अलग भागों में आपके बांटे गए हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उत्तोलक से भी हम आपको एक अलग क्लास लाकर दे देंगे। जैसे कि उत्तोलक में आपका हंसिया, चाकू, कैंची, पिलास, हथौड़ा, फरुआ, ये सब आपके अलग अलग उत्तोलक में आएंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो कैंची आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसमें दोस्तों सिर पर बल। ठीक है, कैंची में क्या होता है कि इसमें एक सिर पर बल, दूसरे पर भार, अतः कैंची में आलंब होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका निकल के आता है कि पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखिए। यहाँ पे आपको पॉलीथीन के बहुलक के 2 उपयोग लिखना है। दोस्तों आपके कौन कौन से उपयोग हैं आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं आप इसको भी लिख सकते हो, या अपने जो आपको जानकारी है पॉलीथीन के बारे में आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पे आपका आ गया है दूर दृष्टि दोस्तों, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। इसमें आपका होता है उत्तल लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा जंतु मौस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इसमें आपका लिखा जाएगा ऊँट है। दोस्तों ऊँट बिना खाए पिए 1 सप्ताह तक आराम से रह सकता है। दोस्तों जो ऊँट के कुबड़ आपने देखा होगा, दोस्तों कहीं ना कहीं ऊँट का कुबड़ वहाँ पे जल और उनके खाने के सामान एकत्र हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें प्यास बहुत कम लगती है क्योंकि वो पहले से ही पानी अपने कुबड़ में जमा कर रख लेते हैं दोस्तों। और इनके पैर गद्दीदार होते हैं। उनके पैर रक्त में यानी मस्थलीय रेत में आसानी से धंसते नहीं हैं, वो आराम से चल लेते हैं। ऊँट को हम लोग मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। ओके दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 250-300 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया है। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें और वो लोग भी इस क्लास को ले लें ताकि किसी का भी साइंस में बैक ना आए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।